बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तारिक इकबाल हूँ। नाज़रीन व सामीन, आज 23 अगस्त है। वीडियो आपको 24 अगस्त वाले दिन देखने को मिलेगी। ये 23 अगस्त का मैंने हवाला इस वजह से दिया क्योंकि आज से 64 वर्ष पहले अगस्त 1958 में चाइना की हमसायगी में दो छोटे छोटे से जजीरे वाक़या हैं। छोटे छोटे इस वजह से कि आपको वैसे नज़र नहीं आते गूगल मैप पे अगर आप सर्च करते हैं, लेकिन जो ही आप गूगल मैप को जूम इन करते हैं, बड़ा करते हैं, तो ये छोटे छोटे से दो जजीरे आपको नज़र आते हैं। इनका नाम किनमेन एंड मत्सू है। बड़े अजीब से नाम है। जी हाँ, यही नाम है। यहां पर आज से 64 वर्ष पहले घुमसान का रन पड़ता है, लड़ाई होती है चाइना और ताइवान के माबीन। दोनों के अंदर टसल थी कि इन जजीरों पर उसका कब्जा हो। और 23 अगस्त 1958 जो था, दैट वाज द डिसाइडिंग डे, क्योंकि इस दिन तारीखी किताबें हमें यह बताती हैं कि ताइवान ने चाइना को अमेरिका की मदद से, जदीद हथियारों की मदद से चाइना को शिकस्त दे दी। और आज 23 अगस्त वाले दिन, इस दिन को ये सेलिब्रेट कर रहे थे और फॉरेन डेलीगेशंस आए थे, खुशी के शादियाने थे और चाइना को तेवर भी दिखा रहे थे। और इनके जो प्रेसिडेंट हैं, ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम सेंग वेन है। इन्होंने आज एक बड़ा अजीब सा मैसेज दिया और वो मीडिया पर 3 घंटे पहले जाहिर होता है। वो मैसेज ये था कि अगर चाइना ने अटैक किया इस दिन, इस एनिवर्सरी के मौका पर, तो चाइना को इसकी बड़ी भारी कीमत झुकाना पड़ेगी। चाइना विल हैव टू पे अ हैवी प्राइस इफ चाइना अटैक्स ताइवान ऑन दिस एनिवर्सरी। अब ये बात क्यों कहना पड़ी कि अगर चाइना ने ताइवान पर हमला किया, क्योंकि फजा ऐसी पैदा हो चुकी है, कहा जा रहा है और एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं कि वो वक्त दूर नहीं जब चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर देगा। अब इस बात का आगाज कहां से होता है, मैं रीसेंट पास्ट के अंदर जाता हूं और सारी चीजें खोलकर आप लोगों के सामने रख देता हूं। गो कि एक तारीखी मसला है, तारीख में भी हम जाएंगे, आप लोगों के सामने तारीखी हकाइक भी रखेंगे। लेकिन मौजूदा हालात में मई 2022 के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक बड़ा खतरनाक बयान दिया जब उनसे एक सवाल किया गया कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका के पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं और क्या अमेरिका मिलिट्री ऑप्शन को भी यूज कर सकता है। तो जो बाइडेन का जवाब यह था कि जी हां, वो मिलिट्री ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो आप यूं देखिए किस तरह से मफरूजे की बुनियाद के ऊपर पूरा वॉर सिनेरियो क्रिएट किया जाता है। उससे पहले यूक्रेन के अंदर क्रिएट किया गया और अब ताइवान के अंदर क्रिएट की जाने की कोशिश की जा रही। जब ये बयान दिया गया तो चाइना के अंदर बड़ी खलबली मची और उन्होंने रिएक्शन दिया। तो रिएक्शन के तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम ताइवान के गिरदोनवा में जो पानी है, समुद्रों का पानी है, जो कि चाइना का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करेगा, नेवल एक्सरसाइजेस कंडक्ट करेगा और कुछ मिसाइल्स भी टेस्ट फायर करेगा। और चाइना ने ऐसा किया भी। जब चाइना ने यह ऐलान किया तो इसके रिएक्शन में अमेरिका की तरफ से कुछ दिन बाद एक और ऐलान होता है कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो नैन्सी पेलोसी है, वो अपने डेमोक्रेटिक पार्टी के 5 मेंबर्स को लेकर ताइवान का विजिट करेगी। अब ये जब बयान इशू होता है जुलाई के आखिरी वीक में, जब ये बातें हो रही थी, तो चाइना ने अपने जो सबमरीन्स थी, अपने समुद्री जहाज जो थे, वो पूरी नेवल अपनी फोर्सेस के साथ समुद्र में उतार दिए और एक्सरसाइजेस कंडक्ट करनी शुरू कर दी। और 2 अगस्त 2022 को नैन्सी पेलोसी अपने 5 मेंबर्स डेलीगेशन को लेकर, जिनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से था, वो ताइवान की सरजमीन पर उतरती हैं। और जब ये होता है तो चाइना जो है वो पूरा इस चीज़ के ऊपर रिएक्शन देता है और कुछ मिसाइल्स भी टेस्ट फायर किए जाते हैं। जापान ने बड़ा एतराज़ किया। उन्होंने कहा जी, आपने जो मिसाइल टेस्ट फायर किए हैं वो जापान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, एक कंट्री की जो कोस्टल लाइन है वहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स होता है। अगर इसे दूसरे अंदाज से जानने की कोशिश करें तो 370 किलोमीटर तक एक मुल्क का जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो जापान ने बड़ा रिएक्शन दिया कि जी, आपने जो मिसाइल टेस्ट फायर किए हैं वो तो हमारे इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं, तो ये आपने गलत किया। पूरा वॉर सिनेरियो अब क्रिएट हो चुका है। रोजाना आर्टिकल्स छपते हैं, आप रोजाना देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, टाइम्स मैगजीन के अंदर, चाइना के अखबारात के अंदर, पूरी दुनिया के अखबारात के अंदर अब ये बात की जा रही है कि जी किसी भी लम्हे जंग हो सकती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले की आपको एक खबर दी, 3 घंटे पहले,
जो ताइवान के प्रेसिडेंट थे उनका बड़ा सख्त किस्म का बयान आया, वो मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूं। अब हम ये जानते हैं कि ये मसला क्या है। सबसे पहले चाइना का मौकफ आप लोगों के सामने रखते हैं। चाइना का यह कहना है कि ये जो ताइवान का जजीरा है ये चाइना का ही एक ब्रेक वे प्रोविंस है, ये हमारा अपना इलाका है और किसी ना किसी दिन हम ताइवान के इस हिस्से को चाइना के साथ रीयूनिफाई कर लेंगे। इस मकसद को हासिल करने के लिए पिछले कई सालों से जो चाइना के जो प्रेसिडेंट्स हैं, चाइना के जो लीडरान हैं, उन्होंने ताइवान के जो लीडरान हैं उनके साथ निगोशिएशंस भी की और एक फार्मूला ये सामने रखते हैं कि एक मुल्क और दो सिस्टम की बुनियाद के ऊपर ताइवान को चाइना के अंदर रीयूनिफाई कर लेते हैं। और मिसाल ये देते हैं जिस तरह हांगकांग 1997 में इस तरह से हुआ कि एक मुल्क और दो सिस्टम है और वो चाइना का अपना इलाका ही अब तस्वर किया जाता है, तो इसी तरह ताइवान को भी अपने अंदर जम कर लेते हैं। अब ताइवान का ये कहना था हिस्टोरिकली कि ये जो चाइना आपके पास है, अब यहां रुककर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोबारा फिर मैं इसी नुक्ते से जोड़ूंगा कि ये जो चाइना है, आजकल का चाइना है, इसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं और ये जो ताइवान है इसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। मतलब ये आरओसी है और ये पीआरसी है, जो चाइना जहां बीजिंग है ये पीआरसी है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो जो ताइवान के लोग हैं वो ये कहते हैं कि चाइना तो हम हैं। जब 1949 में जब हम लोग अलहदा हुए तो दुनिया जो है वो हमें मानती थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हम रजिस्टर्ड थे। और ये बात हकीकत है कि जब 1949 में इन दोनों के दरमियान टसल के नतीजे में जब चाइना कम्युनिस्ट रजीम के तौर पर दुनिया के नक्शे पे आता है तो दुनिया ताइवान को एक्सेप्ट करती थी। ताइवान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक आज़ाद मुल्क के तौर पर समझा जाता था। बेशुमार दुनिया के ममालिक इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन से। अब दोबारा इसी नुक्ते पे आते हैं तो रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ताइवान है उसका कहना ये चाइनीज तो हम हैं, आप लोग तो 1949 में सामने आए, जो तारीख सदियों की बयान की जाती है वो हम लोग हैं। और यहां रुककर एक और बात, जो चाइना के लोग हैं इन्हें कम्युनिस्ट कहा जाता है और जो ताइवान के लोग हैं इन्हें नेशनलिस्ट तारीख के अंदर कहा जाता है। तो इनका कहना यह है कि हम आपके अंदर कैसे जम हो जाए, हमारे मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी है, हमारे मुल्क के अंदर एक आइन है और इलेक्शंस यहाँ पर होते हैं, अलग इलेक्शंस होते हैं जिनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं, आइन हमारा आप लोगों से अलग है और हमारे जो बाहर की दुनिया है उनसे ताल्लुक आते हैं, करेंसी वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोगों से डिफरेंट हैं। और हमारी इस सारी चीज़ों के बावजूद 3 लाख फौज भी है। हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ, बिलखसूस अमेरिका के साथ कुछ मिलिट्री और डिफेंस पैक्ट भी हमने साइन किए हुए हैं, असला भी हम उन लोगों से ख़रीदते हैं, ट्रेड करते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी जो सेमीकंडक्टर चिप की जो मार्केट है वो भी चाइना के अंदर है, 60% जो है वो पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। तो ये सारी चीज़ें एक बेस बनाती है कि चाइना जो है, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, ताइवान जो है वो एक अलग एक इलाका है और जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो ये कहते हैं वो भी हमारा इलाका है। तो ये एक थोड़ा सा मौक़िफ़ है दोनों पार्टीज़ का जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि दोनों का मौक़िफ़ क्या है। अब हम इस बात को तारीखी तबार से जानने की कोशिश करते हैं, इसे बेशुमार अक़दे खुलेंगे। ये जो मौक़िफ़ है चाइना का कि ताइवान का जो मुल्क है, ये जो एरिया है, ये हिस्टोरिकली हमेशा से चाइना का इलाका रहा है, इस बात के अंदर काफ़ी वज़न है, काफ़ी जान है। जब हम तारीख की किताबें पढ़ते हैं, जब हम इंडिपेंडेंट राइटर्स को पढ़ते हैं, कुछ किताबें टटोलने की कोशिश करते हैं, तो चाइनीज़ मौक़िफ़ भी यही है। वो कोट करते हैं सबसे पहली बात कि सन 239 ईस्वी में सबसे पहले चाइना के एक बादशाह थे, उन्होंने अपने लोगों को हुक्म दिया कि यहाँ से दूर समुंदर के बीच में एक जजीरा है, उस जजीरे की जानिब जाएं। ये वही जजीरा है जिसे आजकल हम ताइवान कहते हैं या रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, उस जजीरे की जानिब बढ़ें। तो चाइनीज़ लोगों का ये मौक़िफ़ है कि सबसे पहले 239 ईस्वी में चाइना के लोगों के ताइवान के जजीरे के ऊपर पाँव पड़ते हैं। उसके बाद 1624 से लेकर 1661 तक ये इलाका डच कॉलोनी के ज़ेर असर था और उसके बाद एक बड़ी मारूफ डायनेस्टी चाइना में आई, उसे चिंग डायनेस्टी कहते हैं। तो 1683 से लेकर 1895 तक
ये एरिया जो है जिसे हम ताइवान कहते हैं या रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, ये चिंग डायनेस्टी, चाइना की चिंग डायनेस्टी के जेर असर रहता है। और फिर 1895 में सिनो जापानीज वॉर होती है, मतलब है चाइनीज और जापान वालों की जंग होती है। तो ये इलाका चिंग के जो गवर्नमेंट के लोग थे, डायनेस्टी के लोग जो थे, उनके बादशाह थे, उनसे छीन लिया जाता है और ये इस इलाके पर जापान का कब्जा हो जाता है। और जापान का ताइवान के ऊपर कब्जा जो है दूसरी जंग अजीम तक जारी रहता है। लेकिन इस दौरान 1927 में यहाँ पर फसादात शुरू हो जाते हैं पूरे चाइना के अंदर, मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसे आजकल बीजिंग कहा जाता है, जिसका दारुल हुकूमत है, और ताइवान के अंदर भी जो जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, एक अनरेस्ट स्टार्ट हो जाता है, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है दो तरह की सोच के दरमियान। एक तो लोग अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते थे, जिसे हम नेशनलिस्ट कहते हैं, और दूसरे कम्युनिस्ट है जिनको मौजे तंग जो था वो लीड कर रहा था। अब दूसरी जंग अजीम में ये इलाका दोबारा चाइना के पास आ जाता है और जो मेन लैंड चाइना है, यानी कि जो जहां आजकल बीजिंग है या जिसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है या जिसे चाइना कहा जाता है, यहां पर कम्युनिस्ट हुकूमत 1949 में कायम हो जाती है। और जो नेशनलिस्ट थे वो यहां से भागकर चले जाते हैं जिस एरिया को हम ताइवान कहते हैं। तो यहां से एक टसल का आगाज होता है और चाइनीज एक कोशिशें स्टार्ट हो जाती हैं कि हम इस इलाके को दोबारा हासिल करें। 1949 में जब बीजिंग में कम्युनिस्ट रजीम जो है माओ ज़ेडुंग उसे लीड कर रहा था, वो जब बरसरे इक़्तिदार आती है तो ताइवान जो है उसे दुनिया के बेशुमार ममालिक एक आज़ाद मुल्क के तौर पर रिकग्नाइज करते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसे एक्सेप्ट करती है और ये बात मैं अपने इब्तिदाइया में बता चुका हूँ। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस ताइवान के इशू के ऊपर अब तक 3 जंगें हो चुकी हैं और जो आजकल जो कुछ हो रहा है इसे चौथी जंग कहते हैं और इसका नाम है ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस। और ये क्राइसिस अब हम जानने की कोशिश करते हैं। चाइना और ताइवान के माबीन आज के दिन तक 3 जंगें हो चुकी हैं। आजकल जो माहौल गर्म है इसे 4th क्राइसिस का नाम दिया जा रहा है और चाइना और ताइवान के माबीन जंगों को ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस का नाम दिया जाता है। स्ट्रेट कहते हैं 2 मुल्कों के दरमियान जब समुंदर गुजरता है तो समुंदर की उस पट्टी को हम स्ट्रेट कहते हैं, STRAIT। तो सबसे पहली जो जंग हुई, सबसे पहला जो क्राइसिस हुआ 1954 को हुआ, फिर 1958 को, फिर 1995 और 96 को, और 4th आजकल डेवलप हो रहा है, जनरेट हो रहा है। 1954 में यूं होता है कि मैंने गुफ्तगू के आगाज में बताया कि चाइना से कुछ दूर समुंदर के पानी के अंदर 2 जजीरे हैं जो छोटे छोटे से, जिनका नाम किनमेन एंड मत्सू है। तो जो ताइवान के अंदर नेशनलिस्ट हैं वो वहां से मूव करते हैं और इन दोनों जजीरों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। चाइना सोचता है कि ये तो ताइवान जो है, लोग नेशनलिस्ट जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनके बड़े एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं, वो इसी तरह आगे बढ़ते चले गए, जजीरों पर कब्जा करते चले गए। तो मेनलैंड चाइना जो है, जो कम्युनिस्ट चाइना है, उसके लिए बड़ा खतरा है। तो वो पूरी अपनी तैयारी के साथ यहाँ पर बमबारी शुरू कर देते हैं और फिर अमेरिका को इस जंग के अंदर कूदना पड़ता है और फिर बाद में जो चाइना है वो पीछे हट जाता है और नतीजा ये निकलता है कि इन दोनों जजीरों के ऊपर जो ताइवान के लोग हैं, जो नेशनलिस्ट लोग हैं, उनका कब्जा कायम हो जाता है। ये 1954 की जंग जो है, जो क्राइसिस है, उसकी डेवलपमेंट थी, उसका नतीजा था। उसके बाद 1958 में दोबारा से चाइना सोचता है कि ये जजीरे जो ताइवान के लोगों ने या रिपब्लिक ऑफ चाइना के लोगों ने कब्जा किए रखा है, इसको हासिल किया जाए। इतना बड़ा मुल्क है चाइना जो है और जो है हेजमनी इनकी कायम नहीं होगी। तो जो माओ ज़ेडुंग हैं वो अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करते हैं। दोबारा 1958 में यहाँ पर अटैक किया जाता है और यहाँ बड़ी अजीबोगरीब सी एक वाक़या डेवलप होते हैं। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर हैं वो अपनी फोर्सेस को कहते हैं कि आप मूव करें, जंगी जो बेड़े हैं वो ले जाएं और बहरी बेड़े जो हैं वो ले जाएं और जहाँ पर जाके ताइवान की खूब मदद करें। उन्हें असला दिया जाता है और असले का नाम है जी एडवांस्ड साइड वाइंडर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स दिए जाते हैं। और फिर एक और बात मीडिया से चाइना को पता चलती है कि जो यूएस है, जो अमेरिका है, वो एटॉमिक वेपन्स भी डिप्लॉय कर रहा है चाइना के गिर्द। तो फिर चाइना को पीछे हटना पड़ता है और ये जो 2 जजीरे हैं इन पर जो नेशनलिस्ट हैं और ताइवान के जो लोग हैं, इनका कब्जा कायम रहता है। 1995 में फिर एक बड़ा अजीब सा वाकया होता है
कि जो ताइवान के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है ली टेंग हुई और ये अमेरिका से पड़े हुए हैं। तो वो दोबारा जब अमेरिका जाते हैं प्रेसिडेंट बनने के बाद, वहाँ का एक ऑफिशियल विजिट करते हैं, तो चाइना को ये बड़ा गुस्सा आता है। और ये जो ताइवान के प्रेसिडेंट थे, इनका एक और नारा था कि हमारा आप लोगों से, बीजिंग के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं, हम एक आज़ाद मुल्क हैं और हम आज़ादी के साथ रहेंगे, आप लोगों से हमारा कोई रिश्ता नाता ताल्लुक नहीं है। तो फिर यहाँ पर एक क्राइसिस डेवलप होता है और बड़ा शदीद क्राइसिस डेवलप होता है। उसमें एक और चीज़ ने बड़ा रोल प्ले किया कि ये जो साल था 1995-96, इसमें सबसे पहली दफ़ा यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी कॉन्डक्ट होते हैं। तो ये तीन चीज़ें लेकर उनका अमेरिका जाना और उनका आज़ादी के हवाले से बातें करना और फिर इलेक्शन मुनक्कद करना, इलेक्शन कॉन्डक्ट करना, इन तीनों चीज़ों को लेकर चाइना में बड़ा गुस्सा पाया जाता था और फिर उन्होंने यहाँ पर कुछ अटैक्स किए और ये क्राइसिस डेवलप होता है। अगर ये क्राइसिस मजीद जनरेट होता है तो इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स बड़े खतरनाक किस्म के होंगे और ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स जो हैं ये यूक्रेन क्राइसिस से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। आप देखें चाइना जिस जगह कायम है, साउथ चाइना सी है, फिलीपींस हैं और ईस्ट एशिया कंट्रीज़ हैं और फिर जापान है, इन सब लोगों के चाइना के साथ ट्रेड रिलेशंस हैं और ये भी जंग होती है, इनमें से अक्सरियत जो मुल्क हैं वो ताइवान का साथ देंगे अमेरिका के कहने पे। तो फिर ट्रेड कैसे होगी, इन पर चाइना की तरफ से सैंक्शंस लगेंगी और इनमें से बेशुमार कंट्रीज़ जो हैं वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनकी इकोनॉमी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये एक क्राइसिस डेवलप होता है इस पूरे रीजन के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर जो मुल्क हैं, फिलीपींस से लेकर ईस्ट एशिया जो कंट्रीज़ हैं, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट डेवलप होता है। इसके बाद जब ताइवान के हवाले से बात की जाती है तो ताइवान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के हवाले से, सेमीकंडक्टर्स के हवाले से, चिप्स जो हैं जो मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर यूज़ होती हैं वो प्रोड्यूस करता है और पूरी दुनिया के अंदर ये क्राइसिस डेवलप होगा अगर ताइवान के ऊपर अटैक होता है या इस तरह की क्राइसिस डेवलप होता है। उसके बाद ये एक रिपोर्ट मेरे सामने है 2020 की कि चाइना ने 2020 के अंदर $70 बिलियन का ग्लोबल केमिकल एक्सपोर्ट्स किया है, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स भी शामिल हैं और बेशुमार केमिकल्स शामिल हैं। तो ये एक रिपोर्ट मेरे सामने। फिर चाइना जो है कोल के हवाले से 32% जो कोल है वो इंपोर्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है। जब सैंक्शंस लगती हैं तो ये एक सिलसिला भी एक कट ऑफ होता है, क्योंकि जो ममालिक एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो इंपोर्ट कर रहे हैं दोनों को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं तो बड़ा एक नुकसान होता है और चाइना ऑलरेडी देख चुका है कि यूक्रेन और रशिया की जंग के नतीजे में रशिया को बड़ा नुकसान हुआ और बड़ी सैंक्शंस लगती हैं। ये मेरे पास एक रिपोर्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि जो 70 to 80% ऑफ रशियन बैंकिंग एसेट्स हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगी हैं और रशिया की जो इकॉनमी है वो डिस्टर्ब हुई है। तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो पूरी दुनिया एक दफ़ा फिर जॉल्ट होती है, वो हिलती है। तो हम तो दुआ गो हैं कि इस तरह का क्राइसिस डेवलप ना हो। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, गरीब ममालिक हैं, उनके लोग बड़े सफ़र होंगे, जो ऑलरेडी सफ़र हो रहे हैं रशिया यूक्रेन की जंग के नतीजे में। ये एक मुख्तसर सी दास्तान मैंने आप लोगों के सामने रखी, चाइना और ताइवान को लेकर तारीख के तनाज़ुर में भी बात की और इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या होंगे इसके बारे में भी बात की। कोई और बात आपके जहन में है जो आप बात करना चाहते हैं, कोई पॉइंट, कोई चीज़ आपके जहन में है तो इस गुफ्तगू के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके मैसेज का जवाब दूंगा, आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगली वीडियो किसी नए टॉपिक को लेकर, किसी नई चीज़ को लेकर, किसी नई थीम को लेकर इंशाल्लाह हाज़िर खिदमत दूंगा। अपना अपने गिरदोनवा लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।